इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपकी किताब आपको पढ़ाती है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब हो जाता है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। और फर्स्ट डिग्री का मतलब पावर 1, जिसका मोटा मोटा मतलब हो जाता है कि सिंपल डी वाई बाई डी एक्स। मोटा मोटा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है? आपकी किताब आपको पढ़ा रही है सॉल्व करना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? तो आपको बोलना है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर सिंपल डी वाई बाई डी एक्स आता है, बस। ऐसी इक्वेशंस को हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और ऐसी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना सिखाया जाता है। हमने पीछे काफ़ी अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर डबल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन ठीक है ना, ऐसी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन उसमें पावर 2 आ गई। कह रहा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। सिंगल डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी तो आ गया इसके अंदर। कह रहे तो सिखाऊंगा ही नहीं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो समझो बहुत हार्ड हो जाती है। कहते हैं इसको नहीं सिखाऊंगा। कहता अभी मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसके अंदर क्या आते हैं, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये भी क्या आती, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। आप समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर इक्वेशन ज़्यादा सिंपल इक्वेशंस है। आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको पहले सिंपल लेवल से स्टार्ट करवाया जाता है कि पहले आप सिंपल वाली इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखो। पहले 12th क्लास आपको सिंपल लेवल से स्टार्ट करवाती है, फिर धीरे धीरे करके आपको फ्यूचर में 12th क्लास में ये सब आपको 12th क्लास में नहीं सिखाया जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सब आपको फ्यूचर में सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। 12th क्लास आपको सिंपल लेवल से स्टार्ट करवाती है, कहती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को पहले सॉल्व करना सीखो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को भी सॉल्व करना आसान होता नहीं है, ठीक है ना। इसकी भी आप किताब के अंदर जब एक्सरसाइज में देखोगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनती है, तो आपको पता लगेगा कि ये भी आसान नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि आपको अभी क्या सीखना है। अभी आपको सीखना है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के बारे में बात कर रहे हैं। इन इक्वेशंस के अंदर भी टाइप होते हैं, इसमें भी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप के हम इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं, एक होती है इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस टाइप की इक्वेशंस होती है। इसको समझाता हूँ यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इमेजिन करो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस में कॉस एक्स ऑल इक्वल टू 0। तो बोलेंगे क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? बोलेंगे हाँ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसके लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। और हम बोलेंगे इसमें डेरिवेटिव सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर बस एक्स के फंक्शंस है, इसके अंदर वाई नहीं दिख रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बोला था कि ऐसे भी कभी कभार हो सकता है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसके अंदर बस एक्स के फंक्शंस है, वाई आए ना, बस डी वाई बाई डी एक्स है, वाई ना आए। उस डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से आपको वाई पता लगाना पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक इक्वेशन बनाया। और ऐसी भी इक्वेशंस होती है, ऐसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जिनके अंदर वाई नहीं आता, बस डी वाई बाई डी एक्स आता है, और उसकी हेल्प से आपको वाई का पता लगाना होता है। पूरी इक्वेशन के अंदर बस डी वाई बाई डी एक्स होता है और एक्स वाले फंक्शंस होते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप की इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू कॉस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स है और राइट हैंड साइड पे एक्स का एक फंक्शन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इस टाइप की अगर मेरे को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करके ऐसी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि करना है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है और वाई निकालना है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। भाई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो जो हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम करेंगे तो हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग ये कॉस एक्स डी एक्स। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। वो डी एक्स को काटना है तो काटो, वरना
सीधा ये बोल दो कि dy बाई डी एक्स जो है उसका इंटीग्रेट करोगे तो वो y आ जाएगा, सिंपल डायरेक्ट ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। या फिर हटा के कह दो कि ये इंटीग्रेट, ये dy बचेगा और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है ना, हाँ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स एंड प्लस सी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो हम बोलेंगे देखो, अब मेरी भाई ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, एक फंक्शन जिसको हम इस इक्वेशन के अंदर डालें, उसके डायरेक्टिव्स वगैरह डालें, जिससे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस कर जाए। तो मैंने वो फंक्शन ढूंढ के निकाल लिया है, वो फंक्शन भाई ये है मेरा आंसर। इस फंक्शन को अगर आप उस इक्वेशन में डालोगे, मतलब फंक्शन तो डालना नहीं है, फंक्शन की तो जगह ही नहीं, वाई को तो मांग ही नहीं रही डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव्स मांग रही है। तो हाँ भी इसके डेरिवेटिव्स अगर आप इस इक्वेशन के अंदर डालोगे तो हम कह रहे हैं कि इक्वेशन बैलेंस कर जाएगी। और आप वेरीफाई कर सकते हो इसका, अगर आप डायरेक्ट निकालोगे दैट विल कॉस एक्स आएगा, ठीक है ना। और कॉस एक्स जब आएगा तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वो लेफ्ट राइट मैच कर जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम ये कहते हैं कि एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका मतलब ये होता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं और उसके अलावा बस एक्स के फंक्शंस होते हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि डी वाई बाई एक्स को लेफ्ट साइड पे रख के और एक्स के फंक्शन को उस साइड पे फेंक देते हैं और बोथ साइड इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन बनाया। तो इसको क्या बोलना है आपको बोलना भाई ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। और आपको बोलना है भाई ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स है और एक्स के फंक्शंस मौजूद है और उसमें वाई के फंक्शंस मौजूद नहीं है, ठीक है ना। मतलब वाई के फंक्शन मौजूद नहीं है, ये डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में हम बोलेंगे भाई डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बचेगा वन प्लस में एक्स स्क्वायर, भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऑल इक्वल टू टू एक्स, फिर हम बोलेंगे यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू टू एक्स होल थिंग डिवाइड बाई वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे अगेन इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लो, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स ठीक है ना। ये तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई हो जाएगा और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। वन बटे एक्स स्क्वायर को टी लाइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आपको टी लाइट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन का चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए आपको, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, हम बोलेंगे इसको आपको पहले टी लाइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको आप अच्छे से साइड में करके दिखा सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। लेकिन मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ तो मतलब ठीक है, आप क्या करो उसको अच्छे से करके दिखा दो, ठीक है। तो आप बोलो ये तो डी वाई हो जाएगा और इसको यहाँ पे आप कर दो अच्छे सॉल्व करने के, ठीक है। कि लेट जो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स बटे में वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अलग से आई लेट करके, ठीक है ना, और पूरा पर सॉल्व करके दिखा दो अगर दिखाना है तो, ठीक है ना। अदरवाइज आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे मैं आई लेट करके इसको कर दूँ तो ये हो जाएगा, फिर मैं बोलूँगा कि पुट वन प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी से ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। और फिर ये मेरा हो जाएगा क्या बोलते हैं आई इक्वल टू डी टी बटे में टी इंटीग्रेशन एंड दैट विल बी इक्वल टू लॉग टी एंड प्लस सी, और इसका आंसर आ जाएगा आपका लॉग वन प्लस में एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, ठीक है ना। अब फिर इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ आई बोल दिया था, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ जो आपका y इक्वल टू आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन डी वाई था वो आ जाएगा आपका आई का आंसर, दैट इज़ लॉग वन प्लस में एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या हर बार ये हो जाएगा कि आपने जो यहाँ पे हरकत कर रहे हो आप, कि आप ये डी वाई को आपने जैसे यहाँ पे था कि एक डी वाई था और वो कॉस एक्स का फंक्शन, तो उसको आपने उधर फेंक दिया, फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ फिर आपने डी वाई को कॉमन ले लिया और एक्स का जो आया उसको उधर फेंक दिया और फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। कि हर बार ये हो जाएगा कि डी वाई एक तरफ हो जाएगा, फिर एक्स को आप उस तरफ फेंक दोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दोगे। अभी आपको समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि डी वाई को लेफ्ट रख के और एक्स के फंक्शन को उधर फेंक के बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। क्या ये हर बार हो जाएगा? हाँ, हर बार हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट
डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई होंगे, समझ गए, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स होगा। पावर एक 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 होगी, पावर एक एक होगी, दो भी नहीं होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स सब में से कॉमन आ जाएगा, एक 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 पावर के साथ होगा और कॉमन आ जाएगा, समझ गए ना, एक 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 पावर के साथ होगा और कॉमन आ जाएगा, आराम से कॉमन आ जाएगा। बाकी एक्स एक्स का फंक्शन होगा, जो भी एक्स एक्स का फंक्शन होगा वो अंदर कॉमन बच जाएगा और तुरंत वहाँ पे साइड में चले जाएगा उसके साथ। तो राइट हैंड साइड पे एक्स का फंक्शन चले ही जाएगा, क्योंकि भाई समझ गए ना, राइट हैंड साइड पे एक्स का फंक्शन हो जाएगा, लेफ्ट पे डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा और मेरा सेम स्टेप्स हर बार काम कर जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। सो हम ये स्टेप बार बार अप्लाई कर लेंगे और हर बार हमारे ये स्टेप्स काम कर जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जब ये जैसे आपको समझ में आता है तो हम इसके बाद नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बोलते हैं दूसरी होती है ऐसी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम कहते हैं डेरिवेटिव से डिफरेंशियल और एक्स के फंक्शंस है, यहाँ पे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव और एक्स और वाई दोनों के फंक्शंस मौजूद है, समझ गए ना। जैसे मैंने ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था ना, ये ऐसे ही तो था, डेरिवेटिव थे और एक्स और वाई दोनों के फंक्शंस मौजूद थे। तो इसी को सॉल्व कर दें, तो ये इसको आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन है एक्स माइनस क्या था मैं तो भूल गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ऑल इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और इस इक्वेशन का आपको आंसर निकालना है। तो समझ गए ना, इस इक्वेशन क्या बोलते हैं इक्वेशन इसके अंदर डायरेक्टलीज मौजूद है और एक्स वाई दोनों के फंक्शंस मौजूद है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को आप लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू वाई उधर चल जाएगा, ठीक है ना, और डी वाई बाई डी एक्स वाई बटे में एक्स। तो समझ गए, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स वाई के फंक्शंस ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि हम ये किताबों में कई बच्चे जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता एफ एक्स कॉमा वाई क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है ना। एफ एक्स ये तो किताब में नहीं पढ़ाता ही नहीं इसके बारे में, तो लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किया जा रहा है जिनमें डेरिवेटिव आ रहे हैं और बस एक्स के फंक्शंस आ रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात किया जा रहा है जिसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं और एक्स वाई दोनों के फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ये जो आपने मेथड ये इधर कराता है ऐसे करके नहीं हो पाती सॉल्व, क्योंकि ये तो बहुत आसान था ना कि डेरिवेटिव इधर रख के उधर एक्स के फंक्शन करके बहुत सारा इंटीग्रेशन करके तुरंत आंसर आ जाता है। इधर ऐसे नहीं होता, इधर आप इधर इंटीग्रेशन उधर इंटीग्रेशन करोगे होगा ही नहीं, क्योंकि उधर बस एक्स हो तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, उधर एक्स भी है और वाई भी है, कैसे करोगे इंटीग्रेशन। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आती है जिसमें डेरिवेटिव सारे एक्स वाई दोनों के फंक्शंस आ रहे हैं तो उसमें कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। हमारे को इक्वेशन को देखना पड़ता है वो कौन से तरीके से सॉल्व हो पा रही है। हर इक्वेशन अलग टाइप की होती है और वो जिस टाइप से सॉल्व हो पाए हमारे को उस टाइप से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट ये होता है कि जो बेस्ट तरीका होता है हमारा, जो सबसे जल्दी सॉल्व हो पाती है कि वेरिएबल अलग अलग हो पाए, जो x और जो y जो वेरिएबल है हम ये देखते हैं कि क्या वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो x y वेरिएबल है वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब सारे x लेफ्ट साइड पे सारे y राइट साइड पे, समझ गए, सारे x जैसे सारे x को लेफ्ट पे भगा दो सारे y को राइट पे भगा दो, ऐसा अगर संभव है किया जा सकना, ऐसे टाइप की अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में x आप सारे लेफ्ट पे लेने की कोशिश करो तो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे dx जो है, ये dx को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ। कई बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन खाते हैं, कह रही डी वाई बाई डी एक्स अलग हो सकता है क्या, तो हाँ ये अलग हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, जैसे जब आप ग्राफ्स में बात करते हो ना, जैसे स्लोप्स के आपको पता होगा जो डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट्स की बात करता है, ठीक है ना। तो जब आप एक लाइन बनाते हो ऐसे करके दो बड़े एक मतलब दो दूर दूर काफ़ी दूर पॉइंट से बनाते हो तो उसे सीकेंट बोलते हैं, और इन दोनों लाइन्स से जो ऐसे करके हम ये जो ऐसे बनाते हैं
इसे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े चेंजेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब आप दो बहुत क्लोज पॉइंट लेते हो, जब आपके पॉइंट दो पॉइंट और बहुत क्लोज पॉइंट हो और वो बहुत छोटे चेंजेस के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो समझ गए ना। और डेल्टा वाई जब सीकेंड्स होते हैं, जो दो बहुत दूर पॉइंट से बनते हैं सीकेंड्स, तो वो डेल्टा और डेल्टा एक्स के बारे में बड़े चेंजेस, और बहुत क्लोज दो पॉइंट्स होते हैं वो टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं, और वो बहुत छोटे चेंजेस के बारे में बात करते हैं, बहुत छोटे चेंज इन एक्स में, बहुत छोटा चेंज इन वाई। तो समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है ना। वो टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो डेरिवेटिव डी वाई इसका स्मॉल वर्जन है वो, और डी एक्स डेल्टा एक्स का स्मॉल वर्जन आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स को आप अलग अलग करके यूज़ कर सकते हो ना। आपको याद होगा जब आप वो निकालते थे, एम का वैल्यू निकालते थे, तो वो होता था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता था, करते थे ना, कि एम इक्वल टू रहता वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये सब आप करते थे 11th क्लास के अंदर। फिर इस वैल्यू का वहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे, अरे ये वैल्यू है ना, नंबर है, उसको लेफ्ट ले आके मल्टीप्लाई कर लो, ये एक अलग वैल्यू है। ऐसे ही डी वाई का अलग वैल्यू होता है, डी एक्स अलग अलग वैल्यू होता है। डी वाई बाई डी एक्स पूरा खुद में एक सिंगल आइटम नहीं होता, ये अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, इनको लेफ्ट राइट ले जाया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाह रहा, 11th क्लास के टॉपिक्स में एंटर करना पड़ता है वरना, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आपको बोलना है कि ये डी वाई डी एक्स अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स डी एक्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगा, सो और एक्स को मैं उधर ही रहने दूंगा क्योंकि एक्स उधर ही चाहिए। तो ये वो जाएगा आपका 1/x डी एक्स, ठीक है ना। और ये 1/y डी वाई हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे किया। इस वाई को मैं इधर ले आया तो 1/y हो गया, और डी वाई इधर ही रहा, डी एक्स को मैं उधर ले गया, ठीक है ना, और वो 1/x उधर रहा, ठीक है ना। अब हम ये बोलते हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स सारे राइट पे हो गए, वाई सारे लेफ्ट पे हो गए, मतलब एक तरफ सारे वाई हो गए, एक तरफ सारे एक्स हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हम कहते हैं अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड। और जब इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, सो हम बोलेंगे भाई ये तो हो रहा है 1/y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो रहा है 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम बोलेंगे हाँ ये किया जा सकता है, ये एक सेंस बनाता है, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वो बनेगा log y, ठीक है ना, log mod y, ठीक है, ऑल इक्वल टू सॉरी इसमें प्लस सी भी निकलेगा, ठीक है ना, और वहाँ पे होगा log mod x एंड प्लस सी भी निकलेगा, ठीक है। दो अलग सी निकलेंगे, इसको C1 इसको C2 कह देंगे, ठीक है। देन दोनों के सी को एक तरफ कर देंगे लॉग, मतलब दोनों लॉग को एक तरफ ले आओ, लॉग वाई लॉग एक्स को एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड वाई माइनस लॉग मॉड एक्स, ठीक है ना। और दोनों सी को मैं C2 माइनस C1 समझ गए ना, C2 माइनस C1 कर दो, दोनों सी को मैं एक तरफ ले गया, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी काम करेगी, लॉग एम माइनस लॉग एम जो होता है वो लॉग एम बटे एन होता है। तो ये हो जाएगा लॉग वाई बटे में एक्स। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। C2 एक कांस्टेंट है, एक नंबर के बारे में बात कर रहा है, C1 भी एक नंबर के बारे में बात कर रहा है। हमें कहते हैं एक नंबर माइनस एक नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो अ कांस्टेंट माइनस अ कांस्टेंट एक कांस्टेंट बनेगा, तो उसकी जगह पे हम एक C लिख देते हैं। ये आपने इंटीग्रेशन में भी करा होगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना, तो C2 माइनस C1, तो उसकी जगह पे एक नया C हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आयुब आपको इतना तो समझ में आएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अभी भी हमारा मेन आंसर नहीं निकल के आया, हमारे को y का वो फंक्शन चाहिए होता, y इक्वल टू एक्स में कुछ चाहिए होता, जैसे यहाँ पे निकालता ना, कितने मर गया, ये रहा y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे करके कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। तो वैसा हमारे को भी यहाँ पे आंसर नहीं निकल के आया है। तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन दोनों को e की पावर में लेते हैं। अब वो लेने का क्या रीज़न होता है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। टू दी पावर एक्स, ये लॉग एक्स, ये क्या होते हैं, इनको आपने थोड़ा सा समझ रखा होगा, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ई और लॉग का थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ होगा। ये जो लॉग है और ई है, इसका थोड़ा सा यूज़ होता है, किताब आंसर निकालने के लिए इस्तेमाल करती है इनका, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ई लॉग आपको पता होगा, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ई और लॉग क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। इन्वर्स फंक्शंस आपको चैप्टर 1 के अंदर पढ़ाए जाते हैं। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है इसको, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर 1 की, आप जाके प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर सकते हो। मैं मोटा मोटा यहाँ पे हल्का सा मतलब मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा तो डीप में नहीं जाऊँगा। तो इन दोनों को हम कहते हैं, दोनों एक दूसरे के ई और लॉग क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शन होते हैं। इन्वर्स फंक्शन का क्या मतलब होता है, इन्वर्स फंक्शन का मतलब होता है उल्टे फंक्शन, ठीक है। सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेके बताऊँ आपको, तो जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ f(x) = x²,
ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसका इन्वर्स फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, माइनस लगा करके ना, एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा रूट एक्स। तो रूट एक्स इसका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये होता है, पहले एक फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन को हम कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। मैंने ऐसे ही सिंपल करके, ऐसे जैसे मशीन वगैरह बना बोल के समझा रहा हूँ ना आपको, ऐसे सिंपल करके मैंने पढ़ा रखा है प्ले लिस्ट के अंदर, जो मैंने चैप्टर 1 की प्ले लिस्ट बनाई है, उसके अंदर फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन वगैरह, इक्वलेंस रिलेशन वगैरह, उन सब चीज़ों को, ठीक है ना, इन्वर्स वगैरह, कंपोजिट फंक्शन वगैरह क्या होते हैं, उन सबको मैंने ईजी सिंपल लैंग्वेज के अंदर पढ़ा रखा है। आप जाके पढ़ सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है इन टॉपिक्स के अंदर, ठीक है ना। बाकी अभी इस टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम कहते हैं कि फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, जिसके अंदर हम कुछ डालते हैं और वो मशीन उसको उसके ऊपर कुछ काम करके उसको बदल के कुछ और निकाल के देती है। जैसे हम बोलेंगे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन है। तो इसके अंदर अगर मैं 1 डालूंगा तो ये फंक्शन 1 निकाल के देगा, लेकिन इस फंक्शन के अंदर अगर आप 2 डालोगे तो ये 4 निकाल के देगा। समझ गए ना, ये मशीन है, इसके अंदर आप 2 डालोगे तो 4 निकाल के देती है। इसके अंदर अगर आप 3 डालोगे 9 निकाल के देती है। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, उसके अंदर कुछ आप डालते हो, फिर उसमें कुछ काम करके कुछ और निकाल के देता है, ठीक है ना। हम बोलेंगे ये भी एक मशीन है, लेकिन हम बोलेंगे ये उल्टी मशीन है, ये उसकी उल्टी मशीन है, ये उसका उल्टा काम करती है। इसमें आप 9 डालते हो तो 3 निकाल के देती है। समझ गए, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टी मशीन, इन्वर्स फंक्शन का मतलब बोलता है उल्टा फंक्शन, और मशीन के हिसाब से बात करो तो उल्टी मशीन। ये मशीन आप इसमें 2 डालो तो 4 निकाल के देती है, वो मशीन में 4 डालो तो वो 2 निकाल के देती है, उल्टा काम करती है। इन्वर्स फंक्शन मतलब उल्टी मशीन। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे ई टू द पावर एक्स और लॉग एक्स हम बोलते हैं ये उल्टे फंक्शंस होते हैं एक दूसरे के, इन्वर्स फंक्शंस होते हैं। इसमें जो आप डालोगे जो निकलेगा वो उसका उल्टा काम करता है। समझ में आ रहा होगा मोटा मोटा, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टॉपिक और जो आपको बात करना पड़ेगा वो है कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो एफ इनवर्स समझ गए ना, कंपोजिशन जो आप करते थे एफ इनवर्स। कंपोजिशन का सिंपल मतलब ये होता है दो फंक्शंस को या दो मशीनों को जॉइंट कर देना। सिंपल मशीन लेवल पे बात करो तो दो मशीनों को जॉइंट कर देना, वो कंपोजिशन कहलाता है। तो ये दो मशीनें, दो जैसे इनवर्स फंक्शन दे रखे हैं, तो इन दोनों को आप ऐसे जॉइंट मार दो, ये एफ है और एफ इनवर्स है, इन दोनों को आप जॉइंट मार दो, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपने जॉइंट मार दिया तो पता है क्या होगा कि आप इसके अंदर कुछ डालोगे तो इसके अंदर जाएगा, फिर वो इसके अंदर से निकल के सीधा उसके अंदर एंटर कर जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट इससे बाहर आएगा। समझ गए, दोनों मशीनें एक दूसरे के साथ जॉइंट हो गई है, ये दोनों मशीनें एक दूसरे के साथ जॉइंट हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो भी आप इसके अंदर डालोगे वो इसके अंदर से कुछ काम होगा, फिर वो सीधा उसके अंदर एंटर कर जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट इसमें से बाहर आएगा। तो अब इसके अंदर अगर आपने 2 डाला, अगर आपने इसके अंदर 2 डाला तो इसके अंदर जाएगा वो, ठीक है ना। 2 डाला, 2 से वो बन गए 4, 4 घुसा इसके अंदर और 4 से फिर निकला 2। समझ गए, तो एक तरीके से आपने 2 डाला और 2 ही निकला। आप डालोगे 3, 3 को ये बना देगा 9, लेकिन फिर 9 उसके अंदर एंटर करेगा। समझ गए ना, 3 को ये बना देगा 9, 9 उसके अंदर एंटर करेगा, 9 को वापस वो 3 बना के देगा। तो जो आप डालते हो वही मिल रहा है। तो ये होता है कि जब आप एक फंक्शन को उसके इन्वर्स फंक्शन के साथ उसका कंपोजिशन करते हो, कंपोजिशन का सिंपल भाषा मैंने मतलब बताया, अगर मशीन की तरह ट्रीट करना है तो उसको 2 मशीनें जॉइंट कर देना है, ठीक है ना। तो जब आप एक फंक्शन को उसके इन्वर्स फंक्शन के साथ उसका कंपोजिशन करते हो तो आइडेंटिटी फंक्शन बनते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन समझ गए ना। आइडेंटिटी फंक्शन आप पढ़ते हैं ना, y इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन जो डालोगे वही मिलेगा। एक्स समझ ना, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। समझ गए ना, ये इनपुट के लिए आउटपुट क्या डाला क्या मिला, तो हम बोल देते हैं एक्स इनपुट के लिए, वाई आउटपुट के लिए। यहाँ बोल देते हैं एक्स इनपुट के लिए और फंक्शन की आउटपुट है कि एफ में क्या, एफ का आंसर क्या निकलता है, एक्स में क्या रखते हो फिर एफ का आंसर क्या आता है, ठीक है ना। एफ भी रख सकते हैं, वाई भी रख, हम वाई भी रख देते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आप छोटी क्लास में पढ़ते थे कि एफ वाई इक्वल टू एक्स हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, एक्स की जगह को तो वाई की जगह बनाता है, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। बोल देते ना कि भाई जो आप एक्स है वही आ जाएगा, वाई का आंसर 1 रखा 1 आएगा, 2 रखा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आइडेंटिटी फंक्शन। तो बोलेंगे अगर एक फंक्शन का उसके इन्वर्स फंक्शन के साथ उसका कंपोजिशन कर दिया जाए तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन को जनरेट करते हैं, वो ओवरऑल एक आइडेंटिटी फंक्शन को जनरेट करते हैं कि जो डालो वही मिलता है, जो डालो वही मिलेगा। समझ गए ना, इस तरीके से काम बनता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। कंपोजिशन का वैसे मतलब क्या होता है कि मतलब फंक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ तो कंपोजिशन का मतलब ये होता है उस फंक्शन को उसके अंदर डाल देना है। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे एफ इन्वर्स करना है ना इधर,
तो मुझे ये जो एफ फंक्शन है, ये जो एफ फंक्शन है इसके अंदर इस एफ इनवर्स को डाल देना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के अंदर रूट एक्स को डाल देना है, तो रूट एक्स स्क्वायर के अंदर चल जाएगा, समझ गए ना। ये जो एक्स के अंदर रूट एक्स को मैंने डाल दिया, तो एक्स के अंदर रूट एक्स चलेगा, उसको स्क्वायर हो गया, तो कटने के बाद क्या बन जाएगा, इट विल सिंपल एक्स। तो वही ये आइडेंटिटी फंक्शन जनरेट होता है, समझ गए ना। जब मैं एक फंक्शन का उसके इनवर्स फंक्शन को कंपोजिशन करता हूँ तो आइडेंटिटी फंक्शन जनरेट होते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि अदरवाइज समझ गए ना, मैं तो चैप्टर से बाहर निकल गया, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से बाहर आ गया अगर मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ तो, ठीक है ना। लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन का अगर हम उसके इनवर्स फंक्शन के साथ, एक फंक्शन का उसके इनवर्स फंक्शन के साथ अगर हम कंपोजिशन करें, ई का अगर आप लॉग के साथ कंपोजिशन करोगे तो ई के अंदर आपको लॉग डालना है, ठीक है ना। तो ई के अंदर लॉग डालना है, तो इस लॉग को ई के यहाँ ई के एक्स की जगह पे डाल देना है। तो मैंने ई के अंदर लॉग डाल दिया तो ई की पावर लॉग एक्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ई का लॉग के साथ कंपोज कर दिया, इसको कंपोजिशन करना बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे अभी तो नीचे सीखा कि एक फंक्शन को उसके इनवर्स फंक्शन कंपोजिशन करोगे, यू विल गेट आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो डालोगे वही मिलेगा, वो वाला सिनेरियो क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब इस नॉलेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और हम बोलते हैं कि भाई देखो ये लॉग इक्वल टू वाई बटे एम एक्स ऑल इक्वल टू सी आ रखा है और हमारे को ये वाई का आंसर चाहिए, मतलब वाई में आंसर, वाई का आंसर चाहिए ना, वाई इक्वल टू एक्स एक्स कुछ जैसे यहाँ पे था ऐसा कुछ चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाली नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर मैं ये जो दोनों साइड पे इस पूरे की भी पावर में ई और इस पूरे की पावर में ई में कर दूँ, समझ गए ना, ये पूरा सी के बराबर है। अगर ई की पावर में ये पूरा कर दूँ और ई की पावर में ये पूरा कर दूँ तो वो दोनों भी इक्वल होना चाहिए। इस एक काम करो, मिटा लो पहले, ठीक है ना। एक दोबारा लिखो कि ई की पावर लॉग वाई बटे में एक्स, ये इक्वल होगा ना ई की पावर सी, समझ गए ना। अगर ये पूरा लॉग वाई बटे में एक्स सी के बराबर है तो ई की पावर लॉग एक्स ई की पावर सी के बराबर होगा, समझ गए ना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ई अगर आपको नहीं पता, ई एक सिंपल एक नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 2.718, ई एक नंबर होता है ये मैंने पहले ही बताया आपको, 2.718 एक नंबर होता है, ठीक है ना, 2.718, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई ज़्यादा मतलब बवाल नहीं खड़ा करना, आपको छोड़ दो, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम इसको कहते हैं कि अगर लॉग वाई बटे में एक्स इक्वल टू सी है, तो अगर इसी नंबर को मैं ई के पावर में चढ़ाऊँ और उस नंबर को ई की पावर में चढ़ाऊँ तो दोनों का ई के पावर में भी आंसर पे सेम ही आना चाहिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि यार देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ई की पावर लॉग वाई, तो जो डालोगे फिर वही मिलता, तो इसमें अगर मैंने ई की पावर लॉग में अगर मैंने एक्स बटे वाई डाला है तो मुझे एक्स मतलब वाई बटे एक्स डाला है तो वाई बटे एक्स ही मिलना चाहिए, समझ गए ना। समझ गए ना, अगर इसमें जो डालोगे वही मिलता है तो मैं इसमें मैंने वाई बटे एक्स, मुझे वाई बटे एक्स ही मिलना चाहिए, तो हम ऐसे यूज़ करके वाई बटे एक्स सीधा लिख देते हैं, ठीक है ना। कि मतलब कई लोग ऐसे कहते हैं ई से लॉग काट दो, ऐसे करके वाई बटे एक्स लिख दो, जो भी जैसे भी है। मैं मैथ के हिसाब से बता रहा हूँ, मैथ के हिसाब से इन्वर्स फंक्शन कैसे काम करते हैं मैंने वैसे सब बताया, ठीक है। और फिर हम कह देते हैं यहाँ पे आंसर जाएगा ई टू द पावर सी, और ई टू द पावर सी हम बोलेंगे 2.718 की पावर सी, मतलब सी एक नंबर होगा, ठीक है ना। तो 2.718 के नंबर है, एक नंबर की पावर नंबर, एक नंबर को किसी नंबर से घटाओगे यू विल गेट अ न्यू नंबर, एक नंबर की पावर एक नंबर को लोगे यू विल गेट अ न्यू नंबर, नंबर की पावर नंबर नया नंबर, हम बोलते हैं नया सी आ जाएगा। तो हम बोलते हैं वो एक C1 था, वो एक C2 था, तो हमारे को कोई C3 मिला था, वो C3 ई की पावर में था, अब हमारे को एक नया C मिला है, ऐसे करके हम कह देते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो हम कांस्टेंट को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, मतलब सी को भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, मतलब सी पे भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि यार सी, हाँ यार सी को सी से घटाने पे भी सी आएगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से घटाने पे भी कांस्टेंट आएगा, नंबर की पावर नंबर करने पे भी नंबर ही आता है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं अगर आप ध्यान ना दो इस पर कि हाँ ये नंबर था, ये भी तो नंबर था 2.718, तो ध्यान ना दो तो आपका आंसर पीछे किताब के आंसर से मैच नहीं करेगा। लेकिन अभी देखो इसका आंसर कितना आ गया, y इक्वल टू सी एक्स, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ गया। तो क्या था मेरा क्वेश्चन, हाँ मेरी बनाई हुई तो क्वेश्चन थी, तो ये मेरी बनाई हुई क्वेश्चन थी और मेरी बनाई हुई क्वेश्चन का आंसर मेरा है y इक्वल टू सी एक्स आंसर आया है। अब इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फंक्शन है इसको यहाँ डाल सकता हूँ और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसको यहाँ डाल सकता हूँ और देख सकता हूँ मेरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। सो हम ये कहते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में भी टाइप्स होते हैं। तो पहले टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है कि जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं और
बस एक्स के फंक्शंस होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव्स यहाँ रख के और एक्स के फंक्शन को उधर कर देते हैं और बोस इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेते हैं पूरी इक्वेशन के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी वाई डी एक्स होगा। पावर दो भी नहीं होगी, पावर बस एक ही एक होगी, ठीक है। तो पूरी क्वेश्चन में डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा और बाकी जितने भी एक्स का फंक्शन जो भी बचेगा उसको राइट हैंड साइड में फेंक ही देंगे, ठीक है ना। एंड बोस इंटीग्रेशन करके आंसर हमेशा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली क्वेश्चन कभी भी दिक्कत देती ही नहीं है। तो इसके क्वेश्चन भी बहुत कम मिलते हैं, किताब में बहुत कम क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर है, जब आपको ये सारा ड्रामा फैलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऐसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें डेरिवेटिव होते हैं और एक्स एंड वाई के फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी इसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारे वाइज एक तरफ हो जाए और एक्स एक तरफ हो जाए। अगर ऐसा है कि हमारी जो डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स वाई वाले फंक्शन वाली इक्वेशन है और उसमें एक्स वाई एक तरफ हो पा रहे हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल टाइप वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। आपकी जो एक्सरसाइज है, जो 9.3 एक्सरसाइज है, वो पूरी वेरिएबल सेपरेबल पे है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी, सॉल्व करने को दी जाएगी, वो सारी वेरिएबल सेपरेबल पे है। उसमें सब में वेरिएबल सेपरेबल हो जाते हैं और आपको उनको सॉल्व करना होता है। ये जो मैंने स्टेप्स करके दिखाई, ये सारे सेम स्टेप्स करने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड किया। इंटीग्रेशन बोथ साइड करके मेरे यहाँ से है, ठीक है ना। यहाँ से उसको फिर मैंने लॉक थोड़ा इस्तेमाल किया, बार बार लॉक का इस्तेमाल बार बार होगा, सेम ऐसे प्रॉपर्टी लगा के यूज़ करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जो ई का इस्तेमाल किया, जो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा थोड़ी बातें बताई, ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले किताब के अंदर से। मेरे पास यहाँ पे किताब रखा है बगल में, तो एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले किताब के अंदर से कुछ। किताब के अंदर हाँ, यहाँ से कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, कह रहा फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स ऑल इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई। तो ये तो समझ गए ना किस टाइप की है, मतलब ये, ठीक है ना। और हम बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल करना है, ठीक है। सो 2 माइनस वाई डी वाई, समझ गए, एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो वेरिएबल सेपरेट आराम से हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो आप इस साइड में इंटीग्रेशन करोगे 2 माइनस वाई डी वाई ऑल इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस साइड एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसका आप करोगे तो वो आ जाएगा 2y माइनस में वाई स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस सी ऑल इक्वल टू C1, ठीक है ना। एंड एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस C2। यही आंसर है मेरे हिसाब से, ये आंसर, इसको थोड़ा लेफ्ट राइट फेंकेगा और कर देगा बस। हाँ, बस यही करा उसने, फिर उसको लेफ्ट राइट थोड़ा फेंका और उसका आंसर निकालने की कोशिश करा, ठीक है ना। सो ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है ना, तो इसको मतलब बटा 1 करके सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। तो हो जाएगा, समझ गए ना, जैसे हम करते हैं इसको बटा 1 लगा के। सो 2 1 सा वो एलसीएम लेते हैं ना, वैसे करके वैसे कर लो। तो हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 2C1 और होल थिंग डिवाइडेड बाय होगा आपका 2, ठीक है। सही कर रहा हूँ अभी तक तो। फिर उधर भी वैसे करो तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस में 2C2 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, नीचे के 2 कट जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2C1 ऑल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2C2, ठीक है ना। फिर वाई स्क्वायर को अगर मैं उस साइड पे ले जाऊँ, क्योंकि वाई स्क्वायर को पॉजिटिव रखेगा, हाँ उसने उधर ही लिया है, तो समझ गए ना, मतलब एक्स स्क्वायर वैसे उस साइड पे है और वाई स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा तो उधर का आंसर मैं इस साइड पे लिख दे रहा हूँ, समझ गए ना। सो एक्स स्क्वायर उधर होगा और वाई स्क्वायर भी जब उधर चल जाएगा तो वो स्क्वायर का हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 4y, ठीक है ना। और ठीक है, प्लस का 2C2 और माइनस प्लस का 2C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, ठीक है। अभी तक का सारा ठीक है, ठीक है, ऑल इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं कि इस पूरे को, ये जो पूरा है, इस पूरे को हम एक नया सी लिख देते हैं, ठीक है ना।
उसने बीच में सीज को काफ़ी पहले ही चेंज कर दिया था, पर मैंने पहले चेंज नहीं किया, मैं एंड में एक बार चेंज कर दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस सी ऑल इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो वो जो किताब ऐसे लिख देती है कि वी और मेंशन करती है कि 2c1 प्लस 2c2 ऑल इक्वल टू सी, कि जो सी है वो उन दोनों को मिला के हमने ऐसे एक लिखा है। एग्जाम्पल फाइंड जर्नल सॉल्यूशन मांगा था, ठीक है ना। तो जर्नल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनके अंदर 9th में भी जर्नल सॉल्यूशन मांगा था, जिनमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो अगर वो मुझे कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन दे तो मैं इसकी वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, लेकिन वो तो जर्नल सॉल्यूशन ही मांग रहा है, तो बस ये निकाल के छोड़ दिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल 10 के अंदर भी कह रखा था जर्नल सॉल्यूशन निकाल के दिखा दो, बस तो बस ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन निकाल के दिखा देते हैं उसको। ये क्वेश्चन दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 1 प्लस में वाई स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत आसान है, ये हो जाएगा 1/में 1 प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई ऑल इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। यहीं पर जगह बना दे रहा हूँ। सो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे, सो इंटीग्रेशन दिस साइड थोड़ा सा, मतलब वो लिख नहीं रहा मैं, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। सो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स वाई, ठीक है ना, प्लस C1 ऑल इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस C2, ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x प्लस C ऑल इक्वल टू 0, या फिर ऑल इक्वल टू C, कुछ ऐसा लिख देगा वो। उसने वहीं छोड़ दिया, ठीक है। उसने क्या किया, मतलब उसने ये नहीं किया, उसने ऐसे भी कर सकते, ये भी ठीक आंसर, पर उसने क्या किया, उसने ऐसे कर दिया, उसने tan इनवर्स y ऑल इक्वल टू C1 को उधर ले जाके tan इनवर्स x प्लस C1 और C2 से माइनस हो जाएगा और वो एक नया C को बना देगा, ऐसे करके उसने आंसर दे दिया, समझ गए ना। ये C1 उधर जाके C2 से कट जाएगा और एक नया C बन जाएगा, तो ऐसे उसने आंसर दे दिया, ठीक है ना। तो कर सकते हैं आगे। एग्जाम्पल 11 जो मैंने पहले करा था और जो ये है, दोनों आंसर ठीक है। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x जो मैंने पहले लिख दिया था वो भी आंसर ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में दोनों का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है किताब का जैसा, बिल्कुल किताब जैसा ही आंसर होना चाहिए मेरा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा अलग आ जाए कोई नहीं। आगे तो कह रहा है एग्जाम्पल 11 कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू माइनस का 4x वाई स्क्वायर गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। कह रहा है गिवन है आपको दैट y इक्वल टू 1 है व्हेन x इक्वल टू 0 है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब रैबिट वाला एग्जांपल मैंने लिया था कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 100 रैबिट है, वैसा कुछ मैंने दिया था ना। तो वैसे इसने कुछ जानकारी आपको दे दी है, समझ गए ना। बट इसने कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम नहीं लिया, इसने बस बोल दिया है x 0 पे y है बस 1 है, बस आप है मान लो और कर दो सॉल्व। ये कोई रियल लाइफ सिचुएशन नहीं लेता, ये कहता बस है, आप सॉल्व कर दो, आंसर निकाल दो बस, ठीक है ना। तो पहले तुम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा d 1/y स्क्वायर, ठीक है ना, y एक तरफ dy ऑल इक्वल टू माइनस का 4x dx, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/y स्क्वायर dy ऑल इक्वल टू माइनस का 4 को मैं बाहर रखें, इंटीग्रेशन ऑफ x dx कर दूंगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं y की ऊपर ले आके -2 करूँगा पावर और पावर 1 प्लस होगा उसके बाद, क्योंकि इंटीग्रेशन पावर 1 प्लस होता है, विच इज़ -1 होगा 1/में y आएगा, ठीक है ना, ये माइनस आएगा, ठीक है ना, प्लस C1 ऑल इक्वल टू -4, इसका आंसर आएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, कट जाएगा 2 बचेगा एंड प्लस C2, ये -1/y तो -1/y रहेगा, C1 उधर C2 के साथ जाके एक नया C बना लेगा, ठीक है। और ये 2x यहाँ पे 2x माइनस 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो कि y का आंसर, क्योंकि आपका मेन आंसर y होता है, y को निकालना होता है, तो ये जो है y जो है y को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, ठीक है ना, y, क्योंकि मेन आंसर आपका y निकालना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 में नीचे आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस C और y आपका ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो
माइनस का वाई ऊपर चल जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो है क्या बोलते हैं, वाई ऊपर चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये माइनस यहीं पे रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो कि जो माइनस का वन था ये वन माइनस के इसके साथ में और ये नीचे आ गया, और वाई विदाउट माइनस के ऊपर ले जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये जो वन है, ये जो माइनस है, ये नीचे इन दोनों में से आप एक माइनस कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं ना मैथमेटिक्स में, उसके तो बेसिक मैथ है आगे बढ़ाने के। तो आपका फाइनल आंसर जाएगा वाई इक्वल टू 1 में 2x² माइनस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। सो ये मेरा जो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है मेरा जर्नल सॉल्यूशन, ये मेरा जर्नल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस जर्नल सॉल्यूशन के बाद उसने बोला था कि जब एक्स वाई का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू 0 है। सो नाउ वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। सो डाल दो 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 0 माइनस सी। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस सी, एंड सी इक्वल टू -1 निकलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, -1 ही आया, ठीक है। फिर उसको आपको रिप्लेस कर देना होता है। सो रिप्लेसमेंट जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वाई इक्वल टू 1 में 2x² प्लस 1। सो ये जो फंक्शन निकल के आया है, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आपको समझ में आएगा जर्नल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो मैंने बताया था वो सब हमने कर लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, कह रहा है कि एक्स टी वाई ऑल इक्वल टू 2x² प्लस 1 dx, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगेन वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से हमारे एक्स एक तरफ होनी चाहिए, तो इस एक्स को भी उधर उधर ले जाना पड़ेगा। सो डी वाई ऑल इक्वल टू 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स ऑल इक्वल टू क्या कर रहा हूँ डी एक्स, ठीक है ना। और सॉल्व किया जा सकता है भी इसको, इसके और इसको बटे में ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ऑल इक्वल टू, ये कटने के बाद बचेगा 2x प्लस 1/x डी एक्स, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ऑल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1/x डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y ऑल इक्वल टू 2x का हो जाएगा आपका x², वो x²/2 आएगा, नीचे वाला 2 से कट के x² बचेगा, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। प्लस में हो जाएगा log x, ठीक है, log mod x, ठीक है, mod x, ठीक है, एंड प्लस c। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक c निकलेगा, लेकिन उस c को मैं उधर ले जाके वो जो c बनेगा मैं डायरेक्ट उसको c लिख दे रहा हूँ। अब बाद में आपको ये करना होता है, जैसे मैंने अभी शुरू में करना स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पे भी एक सी लिख रहा था, वहाँ पे भी एक सी लिख रहा था, फिर बाद में उस सी को मैं उधर ले जाके कह दे रहा था कि वो मिला के एक सी बना दे रहे हैं, ठीक है ना। बाद में आपको ये करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा तो भाई दोनों तरफ सी निकलेंगे, तो मैं दोनों तरफ सी ना लिख के एक ही तरफ सी लिखूँ। थोड़े टाइम के बाद आपको करना पड़ेगा, आपको खुद आदत लग जाएगा, नहीं यार करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा दोनों तरफ सी निकलेंगे, तो बार बार दोनों तरफ सी लिख के फिर दोनों तरफ सी को एक तरफ फेंक के वो करना, उससे अच्छा है कि इधर वाई लिख दिया जैसे, और दोनों का सी बोल दिया एक ही सी बना रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो होगा, मुझे पता ही होगा दोनों सी जब निकलेंगे तो उन दोनों सी को मैं एक तरफ ले आके एक सी बनाऊंगा ही, ये होना ही होता है, ठीक है ना। सो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे को फंक्शन मिल जाता है y इक्वल टू x² प्लस log x प्लस सी, ये फंक्शन हमारे को मिल जाता है, ठीक है ना। उसने बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, जो पॉइंट बता रहा है कि 1 1 1 1, जो पॉइंट बता रहा है ना, जो पॉइंट के बारे में उसने बात करा है 1,1, तो बेसिकली उस पॉइंट के अंदर ये जो x ये होता है x वैल्यू होता है, ठीक है ना, और ये y वैल्यू होता है, तो ये आपको ये पीछे वाले की तरह x और y वैल्यू बता रखा होता है, और इसको आपको जैसे इस क्वेश्चन में करा है वैसे आपको रिप्लेस करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि कोर्स में काफ़ी चीज़ें काट दी गई है। पहले इसका क्या मतलब होता था मैं आपको बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो ना, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो सो उसका आंसर, जैसे डिफरेंशियल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसका आंसर एक फंक्शन निकलता है, वो एक जनरल सॉल्यूशन विद सी निकलता है ना। इसको अगर आप ग्राफ में बनाओ तो ग्राफ में एक फैमिली ऑफ कर्व बनता है,
फैमिली ऑफ कर्व बनता है, ठीक ना। सो फैमिली ऑफ कर्व बनता है, इट्स लाइक ऐसे कई फंक्शंस बनेंगे जिन सबका शेप सेम होगा, सबका शेप सेम होगा, ऐसे बनता है, ठीक है ना। काफ़ी सारे ऐसे कर्व जा रहे होंगे अगर हम ग्राफिकली बनाए जाए, ठीक है। और उसमें कोई एक होगा जो 1,1 से जा रहा होगा, कोई एक होगा जो वन, इमेजिन कर लो ये पॉइंट 1,1 है, ठीक है ना। तो कोई एक होगा जो 1,1 से जा रहा होगा। सो अगर आप ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जब इस डिफरेंशियल को सॉल्व करते हो तो आपको फंक्शन आंसर में मिलता है, जनरल सॉल्यूशन जो मिलता है विद सी मिलता है। अगर आप इसको प्लॉट करना स्टार्ट करो, या आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा, तो आपको बहुत सारे कर्व्स मिलते हैं एक साथ, फैमिली ऑफ, इसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ फंक्शन, और वो ग्राफिकली होते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है ना। उसमें से कोई एक होता है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट जैसे 1,1 से गुजर रहा होगा, ठीक है ना। सो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो पर्टिकुलर चाहिए हमारे को, पर्टिकुलर वो वाला, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया अगर मैं ग्राफिकली इसी चीज़ को समझाऊँ, ठीक है ना। लेकिन किताब उन चीज़ों पर डिस्कशन करती नहीं है। करने के लिए आपको बस इसको एक्स और वाई ट्रीट करके जैसे यहाँ पे किया वैसे सॉल्व कर देना होता है, ठीक है ना। तो बस आप कर दो सॉल्व उसको अभी, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ, किताब में तो वैसे सॉल्व करके दिखा रहा है, तो कर लोगे, आप खुद से भी कर लोगे, ठीक है ना। तो आप अटैम्प्ट करो, आप खुद से कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम नंबर 13 पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर लोगे आप, आराम से कर लोगे, ठीक है। 13 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 3। तो अगेन ऐसा सही क्वेश्चन है, ठीक है ना। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई इज, कहता है कि जो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव से निकलता है, तो डी वाई डी एक्स बता रखा है आपको, ठीक है ना। ऑल इक्वल टू 2x बटे में वाई बता रखा, वाई स्क्वायर बता रखा है। सो समझ गए ना, थोड़ा लैंग्वेज घुमा फिरा के बोला, लेकिन बात ही है, ठीक है। अगेन ये करूँगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ऑल इक्वल टू 2x dx, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड, थोड़ा आदत डालना कि लिखने का, कि लिखो, बार बार लिखो इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है ना। कई बच्चे लिखते ही नहीं है, इंटीग्रेशन कर आगे जल्दी से आंसर निकाल देते हैं, फिर नंबर कट सकते हैं इन चीज़ों के, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो लिखना चाहिए, ठीक है। सो इंटीग्रेशन फिर वाई स्क्वायर डी वाई और लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है ना। इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई बच्चा कर लेगा, ये तो इतने सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। फिर एंड में जाके वो कह रहा है कि भाई द कर्व पासिंग थ्रू -2 and 3। सो ये आपको एक्स वैल्यू और ये आपको वाई वैल्यू बता रखा है। कोई भी बच्चा इसको फिर आराम से रिप्लेस करके वो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो मैंने बताया था वो भी बता देगा, जैसे मैंने पीछे एक करके दिखाया था। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब पीछे मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, बच्चों को आराम से कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार ये तो मैं खुद ही कर दूंगा, ये तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है ना। तो मैं एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 14 करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 वो कह रहा है कि ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन किताब की एक्सरसाइज के अंदर भी दे रखे हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। इसमें कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इट सेल्फ। कह रहा है एक बैंक के अंदर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आप समझते हो जो पैसा आपने डाला, जो पैसा आप बैंक के अंदर डालते हो उसे प्रिंसिपल बोला, ठीक है ना, प्रिंसिपल कह देते हैं। और वो पैसे पे फिर इंटरेस्ट लगता रहता है, पैसा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो कह रहा है वो पैसा बढ़ रहा है, तो वो कह रहा है इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो 5% के रेट से वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इट सेल्फ, कितने समय के अंदर 1000 डबल हो जाएगा, 1000 2000 बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब वो कहता है कि इसको आपको ढूंढ ढूंढ के बताना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमारी इस प्रॉब्लम को डेरिवेटिव्स में लिखते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को डेरिवेटिव्स में नहीं लिखोगे तब तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, और जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पहले अपनी जो भी उसने वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसको आपको डेरिवेटिव्स में लिखना है। तो जो उसने बोला है द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो जिसको आप देखोगे वो उसको लिखता है डेरिवेटिव में डी पी बटे में डी टी, समझ गए। डी में रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि मेरा जो प्रिंसिपल जो मैंने पैसा डाला है वो चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, समझ गए ना। मैंने जो पैसा डाला वो बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, तो समझ गए ना। चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है, कहता हूँ 5% की दर से बढ़ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 5/100। 5% को ऐसे लिखते हैं ना, इंटू में पी, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उसका 5% के हिसाब से, जो भी प्रिंसिपल होगा 5% के हिसाब से पढ़ रहा है वो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 5%।
तो पहले उसको डेरिवेटिव के हिसाब से पहले वो लिखा जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। एक बार आपने लिख लिया उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व होता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे आपको इसको आगे बढ़ाओ, तो बोलेंगे डी पी बटे में डी टी, ये हो जाएगा, इसको आप काट लोगे तो ये काट के 1/20 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/20 इक्वल टू पी। यहाँ पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है और हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये एक वेरिएबल सेपरेबल वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पी को एक तरफ कर लेंगे 1/p डी पी, और वो अलग कर लेंगे, डी टी को अलग कर लेंगे, वो इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/, सॉरी ये आ जाएगा log p ऑल इक्वल टू 1/20 तो अलग है, वो आ जाएगा t प्लस सी, ठीक है ना, समझ गए ना। फिर हम क्या करते हैं कि p का आंसर चाहिए हमारे को, जैसे y चाहिए होता था यहाँ पे p चाहिए, तो e में ले लेंगे दोनों को, log p ऑल इक्वल टू e के पावर हो जाएगी 1/, में इसको लिख सकते हैं t/20, ठीक है ना, प्लस में c। समझ में आ रहा है आपको। ये पूरा e की पावर में चढ़ जाएगा, ये पूरा इसके बराबर है, ठीक है ना, तो ये पूरा e की पावर में चढ़ेगा, वो पूरा e की पावर में चढ़ेगा, तो दोनों बराबर होंगे, समझ गए ना। अब इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे साइड में सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा इसका बाद जो आंसर आएगा तो वो तो जैसे मैंने आपको बताया तो p आ जाएगा, ठीक है ना। उसका आंसर को हम ऐसे कहते हैं, ये हो जाएगा e की पावर t/20 डॉट e की पावर c। आपको याद होगा हम करते थे ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर अगर ऐड हो रखा है तो बेस सेम करके खोल के भी लिखा जा सकता है उसको। एक्सपोनेंट के जो लॉज होते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है ऐसे करके, तो उसको हमने उल्टा किया, पावर ऐड हो रखा है तो बेस सेम। अब हम बोलेंगे ये है 2.718, एक नंबर होता है ई उसकी पावर, तो नंबर की पावर नंबर एक नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू ई की पावर t/20 डॉट में c, तो पूरा आ गया p इक्वल टू c ई टू द पावर t/20। ये कुछ वैसा ही है जैसे मैंने पॉपुलेशन का फंक्शन निकाला था, आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा सा वैसे ही आ रहा है, ठीक है ना। ये जो निकल के आया है ये जर्नल सॉल्यूशन है, इसे हम बोलेंगे जर्नल सॉल्यूशन। हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि 1000 रुपये डाल रहा है। 1000 रुपये डालने का मतलब है, 1000 रुपये डाल रहा है का मतलब ये है कि टाइम ज़ीरो पे, जब टाइम ज़ीरो है तो प्रिंसिपल का वैल्यू मतलब पैसे का वैल्यू, पी मतलब जो वो पैसा है उसका वैल्यू 1000 रुपये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, कि ये कहा जा सकता है कि टी की वैल्यू जब ज़ीरो है तो उसके पैसे का वैल्यू 1000 रुपये, ये कहा जा सकता है कि 1000 रुपये है। अब आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसको अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ, मैं सी का वैल्यू निकाल लूँगा, तो 1000 इज इक्वल्स टू, समझ गए ना, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन निकल के आया है कि ये फंक्शन मुझे ये बता सकता है कि मैं जो पैसा डालूंगा वो कितने टाइम में कितना पैसा बन जाएगा। ये फंक्शन इस बात का फंक्शन है, यहाँ पे टाइम डालो, ये फंक्शन पैसा बता देगा कितना बन जाएगा। लेकिन अभी इसमें वो सी मिसिंग है इस फंक्शन में, तो जब तक सी मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बता सकता ना। जैसे वो पॉपुलेशन वाले फंक्शन में ड्रामे हो रहे थे, वैसे यहाँ पे सी मिसिंग है, नहीं बताया जा सकता, तो पहले मुझे सी पता लगाना पड़ेगा। वो सी पता लगाने के लिए भाई मैं उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कह रहा है कि जब मैं टाइम ज़ीरो पे 1000 रुपये में डाल रहा हूँ, समझ गए ना, मतलब उसने 1000 रुपये से शुरुआत करा, बैंक में 1000 रुपये डाले हैं अभी, कहीं ना कहीं वो कहता है 1000 रुपये कितने टाइम में डबल हो जाएंगे, तो अभी मतलब 1000 रुपये भी आपने डाले हैं, तो टाइम ज़ीरो पे 1000 रुपये भी है ना, तो हम बोलेंगे कि 1000 इक्वल टू सी ई टू द पावर, जो कि 0/20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई की पावर 0 किसी भी नंबर, ई 2.718 होता है, किसी भी नंबर 2.718 कोई भी नंबर लो, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो वो हो जाएगा 1000 इक्वल टू सी, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया p इक्वल टू 1000 ई टू द पावर t/20। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में वो कह रहा है कि अभी अब मैं मतलब ये फंक्शन मेरे को बोलेगा कि अब मैं बता सकता हूँ कि कितने टाइम में क्या वो मतलब कितना हो जाएगा पैसा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ मुझे कितने टाइम में कितना हो जाएगा पैसा, ये नहीं जानना, मुझे जानना है कि डबल कितने में, 2000 कितने में हो जाएगा। तो पैसा मुझे पता, तू टाइम बता, तो ये भी कर सकता है फंक्शन। अगर ये फंक्शन टाइम डालने में पैसा बता सकता है, तो मैं इसको पैसा बता दूँ तो टाइम भी बता ही सकता है, तो उल्टा करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको 2000 पैसे बता दे रहे, 1000 ई की पावर t/20, ठीक है ना, 1000 से ई काट दो, 2 इक्वल टू ई t/20, ठीक है ना। अब ई को हटाने के लिए क्या करना है, जैसे लॉग हटाने के लिए ई करते हैं, वैसे ई को हटाने के लिए लॉग करते हैं, ठीक है ना। ई के अंदर मैंने लॉग डाला,
लॉग के अंदर ई भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, लॉग के अंदर ई भी डाल सकते हैं, लॉग की पावर ई एक्स, तो इसके वो भी एक्स आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, समझ गए ना। ई के अंदर आप लॉग एक्स डाल सकते हो, ऐसे ही लॉग के अंदर आप ई एक्स भी डाल सकते हो। तो वो कंपोजिशन दो तरीक़ों से किया जा सकता है, ठीक है ना, और दोनों में आइडेंटिटी फंक्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम तो सर लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। सो log 2 इक्वल टू log e टू द पावर t बटे 20, तो ये हो जाएगा log 2, ठीक है ना, और वो जाएगा आपका t बटे में 20 बचेगा, ठीक है ना। देन 20 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 log 2 इक्वल टू टी। अब 20 log 2 को सॉल्व तो करेगा नहीं, तो 20 log 2 ठीक है, तो उसने छोड़ दिया 20 log 2 इक्वल टू टी, और log का यहाँ पे बेस जो होता है वो e होता है, नेचुरल बेस में लेना होता है उसको। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा, चैप्टर 1 के अंदर की जो प्ले लिस्ट है उनके अंदर पढ़ा रखा है। अब वहाँ जाके इन सब चीज़ों की पढ़ाई मतलब ढंग से समझ सकते हो। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्ले लिस्ट वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।